मैं डॉक्टर शाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भ्रमण महाविद्यालय नाम कार्य। जैसे कि अधिनायक तंत्र का अर्थ परिभाषा का अध्ययन किया, उसके बाद में हमने अधिनायक तंत्र के प्रकारों का अध्ययन किया इससे पूर्व, और उसके बाद में अधिनायक तंत्र के उदय के कारणों का भी हमने अध्ययन किया। अब हम अधिनायक तंत्र के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अधिनायक तंत्र राज्य के अनेक विद्वानों ने अलग अलग लक्षण बताए हैं। न्यूमैन ने 5 लक्षण बताए हैं, जैसे कि इसमें बताया, मैंने लिखा है। ये एक पुलिस राज्य होता है, उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, उसमें सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है, उसमें राजनीतिक जीवन को पर कठोर नियंत्रण होता है, वह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। अनेक विचारकों ने अधिनायक तंत्र के अनेक लक्षणों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं। एक व्यक्ति अथवा एक दल का शासन। जैसे कि अधिनायक तंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा एक दल का शासन। इसमें दल के नेता का राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें नेता में अटूट विश्वास तथा श्रद्धा रखने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने पर बल दिया जाता है। इसमें शासन का विरोध, शासन की आलोचना तथा विरोधी राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होता। नाजीवादी और फाशिस्टवाद का आदर्श था। एक सभा, एक लोग, एक नेता। मुसोलिनी का प्रवचन था विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, युद्ध करो। हिटलर ने कहा कर्तव्य, अनुशासन, त्याग पर बल दिया। राज्य को अत्यधिक महत्व। तानाशाही व्यवस्था में राज्य सर्वसर्वा होता है। मुसोलिनी के अनुसार राज्य केवल राजनीतिक संस्था मात्र ही नहीं है, राज्य एक आध्यात्मिक तथा नैतिक तथ्य है, वह जनता की आत्मा का रक्षक है। मुसोलिनी यह भी कहता था कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में सब व्यक्तियों पर निरंकुश प्रभुसत्ता प्राप्त होती है। व्यक्तिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का अभाव। तानाशाही में जनता के प्राय मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया जाता है और कोई भी अधिकार राज्य की कृपा स्वरूप प्राप्त हो सकते हैं। जिन देशों में सैनिक तानाशाही है, वहाँ लोगों को वही स्वतंत्रता मिलती है जिनकी राज्य आज्ञा देता है। ये स्थिति फाशिस्ट तानाशाही में होती है। साम्यवादी तानाशाही में संविधान होते हैं, उनमें मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता घोषित की जाती है, परंतु न्यायपालिका को उनका संरक्षक नहीं बनाया जाता है और लोगों को वही अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त होती है जिनकी अनुमति साम्यवादी दल देता है। प्रेस तथा रेडियो पर नियंत्रण। तानाशाही समाचार पत्रों को विरोधी विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते, बल्कि वे प्रेस और रेडियो पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और जनता को अपने पक्ष में शिक्षित करने के लिए उनका प्रत्येक तरह से प्रयोग करते हैं और लोकमत को नियंत्रित करते हैं। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। तानाशाही उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, वह अपने राष्ट्र को सर्वशक्तिमान मानता है। यह राष्ट्र के हित में व्यक्ति को अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा देता है। इसमें विवेक के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं, विश्वासों तथा जोश को उभरने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें प्राय सर्वत्र अपनी जाति, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य आदि की महानता के गुणगान किए जाते हैं और दूसरे राष्ट्रों की जातियों, सभ्यता एवं संस्कृति को हीन समझा जाता है। हिंसा तथा शक्ति में विश्वास। अधिनायक तंत्र शांति और अहिंसा में विश्वास नहीं करते। वे शक्ति के द्वारा आसपास के निर्बल राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति की और कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरणतः हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय करके अपनी कीर्ति को बढ़ाया। मुसोलिनी ने इथियोपिया पर विजय करके अपने यश को बढ़ाया। लोकतंत्र विरोधी, यानी कि तानाशाही शासन लोकतंत्र का घोर शत्रु है। यह लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट और अव्यवहारिक व्यवस्था बताकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। तानाशाही लोकतंत्र को सड़ने वाली लाश के समान मानते हैं तथा संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहते हैं। धर्म का विरोधी होता है। तानाशाही धर्म को शत्रु मानते हैं। तानाशाही धर्म में आस्था ही नहीं रखते या उसे राज्य के हाथ में कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। नाजीवाद लोगों को यह उपदेश देता था कि जो कुछ परमात्मा का है उसे सीजर अथवा राजा को दे डालो। अंतर्राष्ट्रीय लोकमत के उपेक्षा। तानाशाही अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की परवाह नहीं करते और अपने स्वार्थों को सबसे ऊपर मानते हैं। हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय देशों की अनदेखी करके कई देशों पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। मुसोलिनी ने भी इसी नीति को अपनाते हुए इथियोपिया पर विजय प्राप्त की। उदारवाद का विरोधी। अधिनायक
तंत्र उदारवाद का भी विरोधी था। कोकर के अनुसार अधिनायक तंत्र एक तंत्रता, समानता यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी उदारवादी अभिव्यक्तियों का विरोधी है। तानाशाही का नारा है आदेश, अनुशासन और सत्ता, जबकि उदारवाद जो है स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार पर बल देता है। अधिनायक तंत्र के गुण जो हैं, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। तानाशाही शासन राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। इसमें राष्ट्रीय हित को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, अतः इसमें राष्ट्रीय भावना तेजी से विकसित होती है। तानाशाह शासन में राष्ट्र आंतरिक क्षेत्र में सुदृढ़ बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। शासन में कुशलता एवं दृढ़ता। तानाशाही में सरकार की निर्बलता का अंत कर दिया जाता है और केंद्र में एक शक्तिशाली शासन की स्थापना होती है। देश में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का अंत कर दिया जाता है और पूर्ण एकता स्थापित की जाती है। जातीय, धार्मिक, प्रांतीय झगड़ों का अंत कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। संकट काल के लिए उपयुक्त। तानाशाही शासन संकट काल में सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय एवं आदेश एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है, जिससे समय पर उचित कार्रवाई करना सरल हो जाता है। राष्ट्र की प्रगति के लिए लाभदायक। राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से भी अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। रूस, जर्मनी, इटली, तुर्की, स्पेन आदि देशों में प्रथम महायुद्ध के बाद के कारण बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को वहाँ के अधिनायकों ने बड़ी तेजी से सुधारा। उन्होंने अपने राष्ट्र के आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण बड़ी तेजी और तत्परता से किया। कम खर्चीला यानी कि तानाशाही शासन प्रजातंत्र की तुलना में कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें अनावश्यक पदों, संसदीय आयोगों, जांच समितियों, प्रशासनिक खर्च एवं निर्वाचनों पर खर्च नहीं होता है। विकासशील राज्यों के लिए उपयोगी है। तानाशाही शासन विकासशील राज्यों के लिए उपयोगी है। हंटिंगटन के अनुसार विकासशील राष्ट्रों में राजनीतिक सहयोग, शिक्षा आदि की वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संस्थागत ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एक दलीय शासन तथा सैनिक अधिनायक तंत्र उपयोगी हो सकता है। उच्च गुणों को प्रोत्साहन। अधिनायक तंत्र देश के नागरिकों में उच्च गुणों को प्रोत्साहन देता है। अधिनायक तंत्र जैसे कि देशवासियों में देशभक्ति, सहयोग और त्याग के आदर्शों को प्रोत्साहित करता है। जर्मनी तथा इटली इसके अच्छे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अधिनायक तंत्र के दोष, जैसे कि अधिनायक तंत्र में भी गुणों की अपेक्षा दोष ही अधिक है। जहाँ कहीं अधिनायक तंत्र अस्तित्व में आया वहाँ लंबी अवधि तक प्रचलन में नहीं रहा। तानाशाह के निम्नलिखित दोष हैं। व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। अधिनायक तंत्र व्यक्ति के विकास को रोकता है। नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा के भुलावे में डालकर उनकी वास्तविक स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। मानव जीवन का लक्ष्य केवल भोजन प्राप्त करना ही नहीं है, यह मानव जीवन को एक से दूसरे दुर्रे पर चलाकर उसे पूर्णतः राज्य के अधीन बनाकर मनुष्य के विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अंत कर देता है। अधिकारों स्वतंत्रता का हनन होता है। यानी कि अधिनायक तंत्र में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंत हो जाता है। तानाशाह किसी प्रकार का विरोध सहन नहीं करते। प्रेस तथा राजनीतिक दल और विरोधी विचार प्रचार पर प्रतिबंध लगा देता है। विश्व शांति में भी बाधक है। अधिनायक तंत्र उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक तथा अंतर्राष्ट्रीयता का प्रबल विरोधी होता है। इसमें युद्ध व उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध इटली, जर्मनी, जापान के अधिनायकों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता की भावना विश्व शांति के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। फ्रेडमैन के अनुसार मानव जाति के मध्य हुए सभी भीषण युद्ध किसी न किसी रूप में अधिनायकवादी राज्यों द्वारा ही प्रारंभ किए गए। अनावश्यक युद्ध यानी कि तानाशाह जो विजय, युद्ध और हिंसा में विश्वास रखते हैं, फलस्वरूप वे देश को अनावश्यक युद्धों की ज्वाला में झोंक देते हैं। इससे देश को बड़ी हानि होती है। शासन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अधिनायक तंत्र में शक्तियों के केंद्रीकरण तथा किसी भी प्रकार के नियंत्रण के अभाव के कारण शासन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। अधिनायक अपने विरोधियों पर भारी अत्याचार करता है और कभी कभी तो ये अत्याचार सीमा पार कर जाते हैं। विद्रोह और क्रांति का दमन करते हैं। तानाशाही शासन में क्रांति और विद्रोह का अभाव रहता है, क्योंकि तानाशाह सभी विरोधी विचारों के शक्ति के द्वारा कुचल देता है। विरोधी तत्व ये समझते हैं कि सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका मतदान नहीं बल्कि विद्रोह और क्रांति है। इस कारण सरकार में अस्थिरता उत्पन्न होती है।
निरंकुश शासन की स्थापना, तानाशाही में निरंकुश शासन की स्थापना की जाती है। लोगों की शासन संचालन में कोई भागीदारी नहीं रहती है, वे लोगों के की शासन के प्रति रुचि नहीं रहती है। यानी कि अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में जो अंतर है, यानी कि अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में निम्न के अंतर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि लोकतंत्र का आधार जनता की सहमति और इच्छा है, अधिनायक तंत्र का आधार शक्ति है। लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य माना जाता है, वह राज्य को साधन मानते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति को साधन व राज्य को साध्य मानते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और विरोधी दल होते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में एक दल का शासन होता है, विरोधी तथा विरोधी दलों का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित है, जबकि अधिनायक तंत्र अनुशासन, आज्ञा पालन और दमन पर आधारित है। लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है, जबकि अधिनायक तंत्र में सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारिता का शासन होता है। लोकतंत्र सरकार परिवर्तन होती है, लोकतंत्र में सरकार परिवर्तन होती रहती है, उसे परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, किंतु अधिनायक तंत्र में सरकार अपरिवर्तनशील होती है और इसमें शासन को परिस्थिति के अनुकूल बनाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होती है। लोकतंत्र शासन में प्रेस की स्वतंत्रता देती है, जबकि अधिनायक तंत्र में प्रेस की कोई स्थान नहीं होता है, प्रेस की स्वतंत्रता कोई स्थान नहीं होता। अधिनायक तंत्र हमने 2 अध्याय में पढ़ा। इसके पश्चात हम राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।